सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं उसे मैंने शीर्षक दिया है ब्रह्मांड की खोज करने निकला एक्सपो सेट। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने विषय की शुरुआत करूं, निर्देशन के तौर पर कुछ बातें बताना चाहूंगा। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिए कि इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है दोनों जुड़वा भाई ही, लेकिन बिल्कुल एक नहीं। साइंस का मतलब होता है विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जैसे कि न्यूटन ने कुछ सिद्धांत दिए, आइंस्टीन ने सिद्धांत दिए, ये साइंस है। फिजिक्स के सिद्धांत होते हैं वो साइंस है। उन सिद्धांतों के आधार पर जब तकनीकी बना ली जाती है, सामान्य रूप से आप कह सकते हैं जब कोई मशीन तैयार कर ली जाती है तो वह टेक्नोलॉजी बन जाती है। इस तरीके से आपके सिलेबस में ये दोनों शब्द हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। जहां तक परीक्षा में इसके कंट्रीब्यूशन का सवाल है, प्री एग्जामिनेशन में इस पर लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। इसका कंटेंट थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि 100 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं। और इसमें भी ये देखा गया है कि साइंस के बहुत कम होते हैं, टेक्नोलॉजी के ज्यादा होते हैं। और जहां तक मुख्य परीक्षा का सवाल है, जनरल स्टडीज के 3rd पेपर में यह विषय रखा गया है। उसमें जो प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी के ही होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आप कह लीजिए। 20 प्रश्न होते हैं 3rd पेपर में टोटल, और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के केवल 2 प्रश्न ही होते हैं। यह बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि आप तैयारी करने का जब अपना रोड मैप बना रहे हों तो आपके दिमाग में यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं उसका वजन आपकी परीक्षा में कितना है। मेरी समझ से बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अपनी ओर से मैं जरूर आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो इससे ज्यादा वक्त मत दें, क्योंकि इसे वक्त दे करके भी आप कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। यह विषय अपने आप में बहुत व्यापक है, व्यापक ही नहीं है बल्कि काफी कुछ कठिन भी है। इस बारे में मुझे लगता है कि इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि जो करंट अफेयर्स के जो साइंस आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स के तहत, बस आप उन पर ज्यादा ध्यान दें, और उसमें भी केवल उन टॉपिक्स पर ध्यान दें जो थोड़े से व्यावहारिक किस्म के हैं, जो थोड़े से समझ में आ जाने वाले हैं, बस। क्योंकि उससे ज्यादा कुछ कर पाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम आज के विषय पर आते हैं। मैंने कहा ब्रह्मांड की खोज करने निकला एक्सपो सेट। ये एक्सपो सेट क्या है? ये जो एक्स है ये है एक्सरे, एक्सरे उसके लिए लिखा गया है एक्स। पो क्या है? पो का मतलब है पोलरीमीटर, POLARIMETER, पोलरीमीटर। ये पोलरीमीटर क्या होता है? ये सच पूछे तो एक तरह का साइंटिफिक इक्विपमेंट है, एक वैज्ञानिक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है जो ऑप्टिकल रोटेशन को मापता है। ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल का संबंध दृष्टि से होता है, कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रकाश से होता है। उनके रोटेशन को, जब प्रकाश मुड़ती है, घूमते हैं, उनके कोण क्या होते हैं, इन सब को मापने का ये मीटर काम करता है। और जो उसमें सेट शब्द है, मैंने कहा ना एक्सपो सेट, सेट का मतलब है सैटेलाइट, एक्सपो सेट। इसको आप कहेंगे एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, अगर पूरी तरह से आप कहना चाहें तो। दोस्तों, 31 दिसंबर की रात में जब हम लोग नए साल के स्वागत का जश्न मनाकर सुबह सो रहे थे, तो उस सुबह आप सोच करके देखिए कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इसे लॉन्च करने में लगे हुए थे, और उन्होंने पूरे देश को इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करके वर्ष 2024 का एक बहुत ही खूबसूरत उपहार दिया है, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट। इस मायने में ये गिफ्ट और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो तैयार हुआ है 5 वर्षों में 150 महिलाओं ने लगकर इसे तैयार किया है। इसीलिए इसके जो अध्यक्ष हैं हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के, इसरो के, उन्होंने इसे ओनली वीमेन सैटेलाइट कहा। मतलब यह एक ऐसा सैटेलाइट है जिसे केवल महिलाओं ने बनाया है। इस मायने में भी भारत के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि इस तरह का सैटेलाइट जो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला हो, केवल अभी तक अमेरिका के नासा ने ही छोड़ा है, बस वही वहां स्थापित कर पाया है। उसकी लागत बहुत ज्यादा थी, हमारी लागत बहुत कम है, और जो नासा द्वारा छोड़ा गया जो सैटेलाइट है उसकी जो उम्र है 2 साल के आसपास ही है, जो अब खत्म होने वाली है।
और भारत ने जो सैटेलाइट छोड़ा है इसकी उम्र है 5 साल, यानी कि यह उपग्रह उससे भी कहीं आगे का उपग्रह है। दोस्तों आइए अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं जो बहुत ही व्यावहारिक किस्म की है, और मैं उन बातों को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जो आपकी समझ में भी आ जाए और इस तरह से समझ में आ जाए कि यदि इस पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, और मुझे संभावना है कि इस पर कोई ना कोई प्रश्न शायद प्री और मेंस में आ जाए, तो आप अपनी इस समझ के आधार पर उनके उत्तर तक पहुंच सके। इसलिए मैं इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी लेकर आ रहा हूं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने ऑप्टिकल के बारे में थोड़ी सी बातें आपके सामने रखी, पोलरीमीटर क्या होता है ये बताया। दोस्तों ये बेसिकली प्रयोगशाला नहीं है ना, लैब नहीं है कि वहां कुछ चीजों को मिला करके कोई नई चीज बनाई जाएगी। हिंदी में अगर हम कहना चाहें तो ये वेदशाला है। जैसे आपके दिल्ली में जंतर मंतर है, जयपुर में भी है वेदशाला, यानी कि अध्ययन कक्ष आप कह सकते हैं। यहां ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाएगा। कैसे अध्ययन किया जाएगा? किरणों का अध्ययन किया जाएगा। ब्रह्मांड में जो किरणें फैली हुई हैं, जो निकलती रहती हैं, मर चुकी हैं, घूमती रहती हैं, मुड़ती रहती हैं, बस उनका अध्ययन किया जाएगा। वो किस तरह की किरणें होंगी, फिर किन चीजों का आप अध्ययन करेंगे। दिमाग में आप केवल 2 बातें रख लें बस। एक है ब्लैक होल, जिसे हिंदी में आप कहेंगे कृष्ण विवर। याद रखिए, अगर आप ब्लैक होल का हिंदी शब्द लिखते हैं तो आपको लिखना होगा कृष्ण विवर। इनका अध्ययन किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ 50 न्यूट्रॉन तारे का, लगभग 50 न्यूट्रॉन तारे। ये जो न्यूट्रॉन तारे हैं वे क्या हैं? मोटे तौर पर बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं ये वे तारे हैं जो सबसे ज्यादा चमकीले हैं। ये ब्रह्मांडीय स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश वाले तारे हैं 50। अगर मैं कह रहा हूं न्यूट्रॉन स्टार, तो न्यूट्रॉन स्टार क्या है? न्यूट्रॉन स्टार वो है दोस्तों कि जिनका जो कोर है वह बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि एक तरीके से नष्ट हो चुका है, मर चुका है, और लेकिन उनका जो मास है, उनका जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है और इनसे अब कोई ऊर्जा नहीं निकलती है। आप यूं कह सकते हैं कि ये कृष्ण विवर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मोटे तौर पर, मैं मोटे तौर पर बात कर रहा हूं केवल समझाने के लिए, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मत लीजिएगा मेरी बातों को, लेकिन गलत भी नहीं है। मैंने अभी कहा कि कृष्ण विवर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आइए अब थोड़ा सा कृष्ण विवर को समझ लेते हैं। ब्लैक होल क्या है? देखिए, ब्लैक होल बहुत ही एक सिंपल सी चीज है, और याद रखिए कि इसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह केवल जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी कल्पना पर आधारित है। इसको लेकर के उन्होंने चित्र भी उपलब्ध करा दिए हैं, वह भी कल्पना पर ही आधारित है, स्वाभाविक तौर पर कल्पना पर ही आधारित होगा। तो ये जो कृष्ण विवर है वो बेसिकली ये मान करके चलिए कि कभी किसी समय में कोई बहुत ब्राइट स्टार रहा होगा, जैसे हमारा सूरज है, स्टार है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश है, तो वो स्टार है, तारा है। हो सकता है अरबों साल बाद, और ये वैज्ञानिक चिंतित है इस बात को लेकर के कि अरबों खरबों साल के बाद ये जो तारा है हमारा, यानी कि जो सूर्य है, वो सिकुड़ने लगे। तो देखिए, जब कोई भी चीज सिकुड़ती है तो खिंचाव पैदा होगा। खिंचाव पैदा होने के कारण क्या होगा, तो कल्पना करके देखिए, जब कोई चीज में खिंचाव पैदा होगा तो उसमें जो भी मास है, जो भी पदार्थ है, वो भी खींचेगा, तो वो चीज सघन होती चली जाएगी, सघन होती चली जाएगी। उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी कि उसका वजन बढ़ जाएगा। वो बीच से हो सकता है टूट भी जाए खिंचाव के कारण, और यानी कि जब वो टूट जाएगा तो वहां एक गड्ढा बन जाएगा। यही विवर है, गड्ढा बन गया है। ये कृष्ण क्यों हो गया है? काला हो गया है, क्योंकि अब वो तारा मर चुका है, सिकुड़ गया है, गड्ढा बन गया है, तो उसका प्रकाश खत्म हो गया है, तो पूरा का पूरा काला हो गया है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई कृष्ण विवर में परिवर्तित हो जाता है, उसकी जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा बढ़ जाती है यानी कि इस कृष्ण विवर की, कि उसके आसपास से, उस आसपास के लाखों किलोमीटर दूर से भी अगर कोई प्रकाश की किरण भी बच के निकलना चाहे ना, तो बच करके निकल नहीं सकती, उसको अपनी तरफ खींच लेगा वो, उस कृष्ण विवर में वो समा जाएगा। ये कृष्ण विवर है। अब प्रॉब्लम क्या है? वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता है कि यदि ब्रह्मांड में यही सब होता रहा, कृष्ण विवर बनते रहे, तो तारों का क्या होगा? एक दिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम जो मनुष्य धरती पर रह रहे हैं उनका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कि ये जो हमारा एक्सपो सेट गया है वो इन्हीं बातों का अध्ययन करेगा कि भैया ये कृष्ण विवर क्या है, ये जो न्यूट्रॉन तारे हैं ये क्या हैं, इनका अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद हम सबको जानकारी देगा। हम सबको जानकारी देगा का मतलब है जो खगोल शास्त्री हैं, जो खगोल भौतिक वैज्ञानिक हैं, उनको बताएगा। खासकर जो एक्सरे किरणें हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद हैं,
उनका आकलन करेगा, ये कहाँ से निकलती हैं, ये किस तरीके से ब्लैक होल में समाती हैं, ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। तो इन सब के जरिए सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और धरती के लिए जो खतरे मंडरा रहे हैं अंतरिक्ष में, उनको हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो दोस्तों, ये है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां। दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज इसे यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।